एक दिन सडनली मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि यार मुझे भी कुछ करना है। तो बोले कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस है। तो मेरा एक दोस्त है जो मेरा अभी साला है। अच्छा। तो उसको मैंने एक बार भी समझ आ रहा है। दोनों काम साथ में हो रहे हैं। डोसा पाव भाजी और चाइनीज अगर लारी खोलते हैं। लारी। हाँ लारी। अगर प्रैक्टिकली देखो कि आज इंडिया लेवल के इतने बड़े इवेंट प्लानर लारी से शुरुआत कर रहे हैं। तो वो मैंने प्रपोज कर दिया, घर पे पता चल गया, उसके घर पे पता चल गया। तो उसके पापा पूरा फुल ऑन फायर। उसने बोला निकालो ये धंधा, कुछ करना नहीं है। अच्छा। हाँ, उनको मैंने बोला कि भाई अभी मेरी शादी है, मुझे पैसा लगेगा। शादी के एक वीक पहले उन्होंने बॉम्ब फोड़ा कि भाई देख मेरे पास पैसा नहीं है अभी। और वो टाइम पे मेरा बिलिंग हुआ था खाली डेकोर का 1.40। ओह, तो 1,40,00,000। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको किस वजह से मिला? तो सूरत में शायद पहली बार हुआ था, तो एवरीडे सेलिब्रिटी एट नवरात्रि। हाँ, सेलिब्रिटी हम लोग ने रीच आउट करना शुरू किया। तो कौन ला सकते? मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ हाईवे पे और वो मेरी टीम का कॉल आता है मेरे पे, अरे सर पीछे तो देखो। मैं बोला क्या? बोले सेट गिर गया। मैं बोला क्या बात करता है? तो वो पूरा पानी पानी हो गया। मैं गया वहाँ जाके, बोले सर 2 जन गिरे ट्रस्ट पे से। मैं बोला क्या बात करते? जो मैंने योगेश भाई का काम देखा था तो मैंने कहीं ना कहीं वो ठान लिया था कि इनके साथ मुझे काम तो करना ही करना है। कहीं ना कहीं मन ही मन में ऐसा हो रहा था कि चलो एंड ऑफ द डे मेरा ड्रीम अभी कंप्लीट होने जा रहा है। जो आपने मैनिफेस्ट। तो बोले क्या है क्या? मैं बोला आशीष भाई कपल ब्लाइंड है, तो ताजमहल के इनसाइड शूट किया था और वो स्पेशली उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके किया था कि ऐसे कपल ब्लाइंड है। और वो पूरा थीम रखा था लव इज ब्लाइंड करके। 2020 के बाद 2025 ये एक मार्केट का ट्रेंड अलग हुआ। आपने उसमें क्या बेसिक डिफरेंस सेंस किया कि इससे आप इंस्पायर होते हो या देखते हो यार ही इज द गेम चेंजर? हाउ डू यू सी कंपटीशन? कंपटीशन नए तो टफ है। जनरेशन के आपने नाम लिए इतने, कंपटीशन सी देम एज अ कंपटीशन? रुपेश, हाँ कंपटीशन है और टफ कंपटीशन है। वेलकम नीरव भाई, कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो नीरव भाई, वेलकम टू द इवेंट कारवा पॉडकास्ट सीजन 1 द अनटोल्ड स्टोरी। ये एक 2 वे कॉन्वर्सेशन होगा। ओके। हम नहीं चाहते कि जो आप सेमिनार्स और स्पीचेस देते हो वो स्टोरी हम नहीं सुनना चाहते। ओके। हम सुनना चाहते हैं उसके पीछे की स्टोरी। तो हम चाहते हैं कि आप एकदम कंफर्टेबल हो जाए और जो आपको हमसे शेयर करना है, जो आप सबको बताना चाहते हैं, वो स्टोरी हम आपके मुंह से आज सुनना चाहते हैं। ओके। है ना? तो अब हम शुरू करें। ग्रेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट इवेंट कारवा टीम। थैंक यू। इट्स अ गुड इनिशिएटिव और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसा कुछ सूरत, पर्टिकुलरली सूरत इंडस्ट्री के लिए होना एक ज़रूरी था। सो आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। तो हमारी इस इनिंग के ओपनिंग बैट्समैन आप हो। और हम पूरे श्योर है कि आप हमारे लिए, प्लेजर कि आप लोग ने मुझे चुना। हम तो बस चाहते हैं कि ये शो के द्वारा हमारे लिसनर्स को जो स्टोरीज हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो पता चले। तो इसलिए सबसे पहला सवाल जो मेरा है आपसे वो ये है कि ब्रांड नीरव देसाई बहुत बड़ा है, स्पार्क नाम बहुत बड़ा है, सब जानते हैं, मगर उसके पीछे का जो लड़का है, यंग लड़का जो इंस्पायर हुआ, कहाँ से शुरू की उसने जर्नी, हम वहाँ से सुनना चाहते हैं। सो मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है ये इंडस्ट्री में आने से पहले। 1998 में मैंने 10th पास आउट किया। एक दिन सडनली मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि यार मुझे भी कुछ करना है। तो बोले कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस है। मैं बोला ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? तो बोले इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं बता सकते पर अराउंड 1998 में उसने बोला था 50,000 तो 1 लाख रुपीज़। बोले ठीक है, एक काम कर दे, 25 मैं लगाता हूँ, 25 तू लगा, 50-50% पार्टनरशिप करते हैं और हम जाते हैं। और वो टाइम पे मेरे पास स्कूटी थी, वो स्कूटी लेके हम वो हर एक बुटीक में
मटेरियल सप्लाई करने जाते थे। तो ये स्ट्रगल हमने करीब करीब 6 महीने तक ये हमने किया। अच्छा पैसा बन रहा था, अच्छा भी नहीं बोल सकते बिकॉज वहां पे मार्जिन बहुत कम था, कम हो। थीन मार्जिन था। मैंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ वाला है, आगे जाके इसमें मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा, हाँ, बिजनेस हो रहा है बट प्रॉफिट नहीं मिल रहा है मेरे को। तो आपने प्रैक्टिकली 6 महीने में ये चीज हाँ। को स्टॉप करना स्टार्ट सो मैंने वो तब तक मैं 12th में आ गया था वापस। ओके। तो 12th की एग्जाम की तैयारी करनी थी, घर से बोल दिया कि भाई अभी थोड़ी ट्रिप कम कर दे और ये थोड़ा 12th भी पास कर ले तू। 12th का एग्जाम दिया, 12th पास हो गया मैं। अगेन वो बिजनेस करने वाला भूत चालू ही था और कॉलेज में तो और राउडी राठौड़ जैसे हो गया। और सूरत की तो हवा में व्यापार है। हाँ, तो वो राउडी राठौड़ जैसे घूम रहे थे। मैं बोला क्या करना है, क्या बिजनेस तो कुछ करना है। तो मेरा एक दोस्त है जो मेरा अभी साला है, अच्छा। तो उसको मैंने एक और वो बार भी समझ आ रहा है। दोनों काम साथ में हो रहे हैं। मैं बोला यार कुछ करते हैं यार। तो बोले खाने का हम कुछ कर सकते हैं। फूड। बोला हाँ गुड आइडिया, खाने का कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो हम लोग ने फिर मार्केट में जाके सब किया कि भाई डोसा, पाव भाजी और चाइनीज अगर लारी खोलते हैं, लारी, हाँ लारी, तो क्या इन्वेस्टमेंट होता है। बोला ठीक है। तो ये सब काउंटिंग करके कुछ 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा था और 2 लाख रुपए में हमने वो लारी चालू कर दी। तो अगर प्रैक्टिकली देखो कि आज इंडिया लेवल के इतने बड़े इवेंट प्लानर लारी से शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, मतलब दिस इज अगेन अ बेंचमार्क फॉर एवरीवन कि आज ऐसा नहीं कि कोई भी प्लान छोटा था, बट इट गेट्स अ पॉइंट के जहाँ पे सब लोग क्या थॉट प्रोसेस लेके आते हैं और कहाँ डेस्टिनी हमें लेके जाती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनी आल्सो। वो चलाया बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। और 1 साल 1.5 साल तक हमने वही एक ही स्पॉट पे हम लोग ने चलाया। एक ब्रांड बना। हाँ, सो उसमें फिर वो 1.5 साल होने के बाद वो मेरा साला है, तो उसकी बहन, तो मैंने घर पे बॉम्ब फोड़ दिया कि मेरे को शादी करनी है। ऐसा बीच में कुछ ऐसा इशू नहीं आया? तो वही बता रहा हूँ, वही अच्छा। बता रहा हूँ। तो वो मैंने प्रपोज कर दिया, घर पे पता चल गया, उसके घर पे पता चल गया, तो उसके पापा पूरा फुल ऑन फायर। अच्छा, मुझे लगा सीधा बारात लेके बोला कि बारात लेके आ वो जाओ। बॉलीवुड वाला डायलॉग है ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। तो फिर वो मेरे फादर इन लॉ जो है उसने बोला निकालो ये धंधा, कुछ करना नहीं है। अच्छा। हाँ, बोले मतलब मेरे साले को survival बोल issue दिया आ तू रहा है। आज से जाएगा नहीं वहां पे, उनको चलाना है तो चलाने दे, तू आज से वहां पैर भी नहीं रखेगा, कुछ नहीं। ये तो वहां से वो लोग हट गए। फिर क्या है कि हेल्प करने के लिए पापा ने मुझे कुछ उनके ग्रुप में ऑर्डर दिलाने चलो, जो आपने बताया कि पार्टी ऑर्डर्स वगैरह ले। वहां से किसी ने, वो टाइम पे कैलाश कैटरर्स बहुत फेमस था, वो तो अभी भी है आज भी है। ब्रांड, पर वो टाइम पे एक कैलाश कैटरर्स एक अलग मोनोपोली थी। तो वहां पे कोई क्लाइंट ने उनको बोला कि भाई इसके डोसा बहुत अच्छे हैं, आप जरा देखो। अगर कोई पार्टी में उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई काउंटर लगा, तो जो राजू भाई है कैलाश कैटरर्स वाले, उन्होंने कहीं से मेरा कांटेक्ट किया। तो ऐसे करके एक शाम को राजू भाई स्पेशली मेरे लारी पे आए, उन्होंने डोसा वगैरह टेस्ट किया और फिर बोले ठीक है हम बताते हैं। 1 वीक बाद उनका सामने से कॉल आया कि ऐसे 500 लोगों का एक हमारा केटरिंग है और उसमें मुझे डोसा का काउंटर लगाना है। मतलब ठीक है सर, हो जाएगा। तो काफी सारा काम किया राजू भाई के साथ। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही मेरे पापा के एक फ्रेंड है जो वो केटरिंग करते थे। अच्छा, ऑलरेडी इस बिजनेस में थे। हाँ, Okay. तो वो ऑलरेडी ये बिजनेस में थे। तो पापा ने उसको बोला कि भाई मेरा बेटा भी ऐसे पार्टी ऑर्डर्स वगैरह करता है, अगर आपको कुछ जरूरत लगे तो बताना। तो उन्होंने एक बार पापा को बोला कि इसको फुल टाइम मेरे केटरिंग में मैं ले लूँ तो एज अ पार्टनरशिप ऑर्डर एज अ किया होगा ना पार्टनरशिप। आपको। हाँ, और मीनवाइल वो सब शादी का सब चल रहा था, मगजमारी घर पे, उनके घर पे चल रहा था, तो बैक ऑफ माइंड वही सब चल रहा था। घर पे मैंने बोला कि शादी करना है, बोले एक दिन कुछ बन जाएगा ना, खुद का पैसा हो जाए ना, उस दिन शादी का बात करना। तो वो चलता था ऐसे करके। फिर केटरिंग में वो उनके साथ में मेरे फादर के फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में कंटिन्यू हो गई। तो हमने हमारी कास्ट में बहुत बड़े बड़े केटरिंग हमने वो 3 साल में करने लगे। सबको साथ में लेके चला। तो वो टाइम पे क्या, वो कहीं ना कहीं वो पापा का एक
थॉट प्रोसेस था कि भाई, और जो बताया था मुझे कि कुछ पैसा बना लो, उसके बाद शादी का ये बात बात करेंगे। आपको ट्रिगर की हाँ। कि बेंचमार्क तो बनाना है इसको। अभी मैं वो मेरे माइंड में था, तो क्या था कि मैं जितना भी कैटरिंग का प्रॉफिट होता था ना, वो मैं लेता नहीं था। जितना मुझे Invest. खर्चे की जरूरत है वो मैं लेता था, बिकॉज वो ऑफकोर्स एजेड थे, तो उनके पास पूरा अकाउंटिंग रखता था। तो मैंने 2004 में फिर पापा को बोला कि भाई अब देखो मैं इतना शादी एस्टेब्लिश में हो गया हूँ। पैसे भी अच्छे खासे नहीं, कमा क्योंकि रहा हूँ। वो इसके लिए बोलना पड़ा कि मेरी वाइफ के घर पे उसको प्रेशर कर रहे थे शादी के लिए। तभी भी आप लोग कांटेक्ट में थे? हाँ हाँ, तो वो उसके घर पे वो Pressure प्रेशर create कर रहे कर थे कि क्या कर, कैसे वो भी टस मस नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो मेरे फादर इन लो, वो बेटी बोलती है तो थोड़ा तो डाउन आते ही है ऐसा। सही बात, सही बात। तो फिर मेरे पापा को मैंने बताया कि देखो अभी क्या, वो ऐसे समझा बता के फिर वो एक दिन मेरे वाइफ के घर पे गए बात करने के, भाई देखो ये दोनों समझने वाले नहीं है, टाइम ये हो रहा है अभी। तो बोले ठीक है, हम सोच के बताते हैं। तो आप भी ऐसे साथ में करे। गए थे क्या, या हाँ, सिर्फ? नहीं, मैं भी गया था। तो उस दिन तो केटरिंग का कोई ऑर्डर नहीं था। फिर उन्होंने 20 दिन बाद बोला कि चलो ठीक है करते हैं। लड़के की रिपोर्ट निकाली, लड़का केटरिंग में इधर boom कर रहा है। घर पे भी नाराज तो थे, पर अभी बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जो उन्होंने बोला था वो मैंने करके दिखा दिया कि मैं खर्चा करूंगा अपने ऊपर, अभी मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, जो भी करूंगा मैं मेरे उस पर करूंगा। तो 15 मई 2004 में ये एंगेजमेंट हुई। वो टाइम पे फिर मैंने मेरे वो जो पापा के फ्रेंड और मेरे पार्टनर थे, उनको मैंने बोला कि भाई अभी मेरी शादी है, मुझे पैसा लगेगा। तो फिर उन्होंने मैं शादी से 1 महीने पहले मुझे 5 लाख रुपए दिए। बोला ठीक है चलो। मैं बोला बाकी, बोले करता हूँ ना, अभी तो टाइम है 1 महीना। और बोले बाकी सब तू टेंशन क्यों लेता है, कैटरिंग अपना खुद का है, तो खर्चा तो खर्चा करना नहीं लगने वाला है, ऐसा वैसा। बोला ठीक है, पर फिर भी मैं बोला वो कैश तो लगेगी। तो वो देता हूँ ऐसे करके नहीं दिया। मुझे पता था कि वो नहीं देने वाले। तो शादी के 1 वीक पहले उन्होंने बॉम्ब फोड़ा कि भाई देख मेरे पास पैसा नहीं है अभी। मैं टेंशन में आ गया, क्या करे। तो पर फिर भी चलो शादी का टाइम था, लेट गो करके ये कर दिया। और उन्होंने कुछ 2.5 लाख रुपया मुझे शादी के 2-3 दिन पहले उन्होंने दिया। तो मैं बोला ठीक है। फिर शादी तो हो गई, अच्छे से हो गई, सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ, लोग आज भी याद कर रहे वो शादी को। फिर मैंने पापा को बोला कि भाई देखो ऐसे सब सिचुएशन है, शादी में पैसा नहीं मिला है, वो प्रॉफिट यूज़ कर लिया है उसने, तो अब मैं तो नहीं करने वाला हूँ उनके साथ। तो गए एक दिन हिसाब लेके, मैं और पापा उनके घर पे गए। तो अगेन वही कि इसके हिसाब में सब लोचा है, ये अच्छा है। आपके ऊपर ब्लेम गेम? हाँ, सब वो ब्लेम गेम चालू हो गए, ये ऐसा है वैसा है, मैं ही सब करता हूँ, वो सब। बोले जो भी वॉटएवर जो भी है, प्रॉफिट इसको आगे काम नहीं करना है आपके साथ। तो यहाँ से आप अलग हो रहे हो, तो जो भी है हिसाब किताब खत्म कर दो। तो ठीक है, तो पैसा, बोले पैसा तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, ही ब्लंटली सेड पैसा है। तो उन्होंने 4 दिन बाद पापा को बोल दिया कि पैसा तो मेरे पास नहीं है। होता है ना कि एक पार्टनरशिप में कैसे होता है कि अगर किसी को ऑर्डर करते हैं तो मेरी पहचान वाले के साथ मैं ऑर्डर करता हूँ, उनकी पहचान वाले को वो ऑर्डर करते हैं। अच्छा। तो ऐसे वो तभी किराने वाले, सब्जी वाले, आइसक्रीम वाले, ये सब जो जितने मेरे थ्रू थे, वो सबको भी बोल दिया कि हम अलग हो गए, आपका जो पैसा बाकी है वो आपको उनसे लेना है, नीरव भाई से लेना है। हाँ, तो वो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपने ऑर्डर आपको किसने लिखाया, तो ये पैसा आपको उनसे लेना पड़ेगा। तो वो सब घर पे आने लगे। तो मतलब वो टाइम पे ऐसा ये हो गया था कि सब सुबह में 10 बजे पैसे के लिए लाइन लग जाती थी। मतलब मैं 26 एज में करीब मेरे हिसाब से 45-50 लैक्स के डेप्ट में आ गया। अब मैं बोला बैठे बैठे तो नहीं होगा, मेरे में तो स्किल है। सही बात है। हाँ, मैंने काम तो सीखा ही है। गोल्डन एज। और ऐसा था कि जितने मेरे कारीगर थे वो सब भी मेरे सपोर्ट में थे, क्योंकि उनको मेरा नेचर पता था, इतने साल से काम कर रहे थे वो सब चीज़। तो मैंने सबको एक दिन फ़ोन करके बोला मैं अलग से करना चाहता हूँ। वो टाइम ऐसा मेरा पता नहीं अच्छा होगा कि वो 1 साल में मैंने बहुत अच्छे कैटरिंग सोलो किए। तो राजू भाई जो कैलाश स्वीट्स वो तब तक हम वहां से निकल गए थे, क्योंकि नहीं, इन जनरल आपके सपोर्ट सिस्टम में राजू भाई थे उस समय ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस? हाँ, वो सपोर्ट में, ऑफ कोर्स सपोर्ट में थे।
अब वहाँ पे 2007 जैन फेब में मेरे पास एक ऑर्डर आया इंडोर स्टेडियम का। ओके और वो ऑर्डर ऐसा था कि वो टाइम पे जस्सी जैसी नहीं सीरियल Serial आता आई थी। जैसी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं, एक सीरियल आई थी। हाँ जिसमें वो चश्मे वाली तो उनका प्रोमो था यहाँ पे सूरत में, इंडोर स्टेडियम पे। इंडोर स्टेडियम में। वो मैंने काम उठाया, तो मैं वहाँ पे जाता था, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब देने जाता था। अच्छा आप तो पर्सनली? हाँ पर्सनली जाता था। Okay. तो मैं वो इंडोर स्टेडियम में वो सब देख रहा था, वो लोग सेटअप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन का टोटल प्रोडक्शन, वो ड्राई रन कर रहे हैं अगले दिन, ये सब मैं देख रहा था। तो वहाँ पे वो 360 डिग्री के डैनियल करके प्रोडक्शन हेड थे। अच्छा। वो पेमेंट लेने गया, तभी उसने मुझे बोला कि बैठ मेरे साथ। वो बैठा, मैं बोला क्या, उन्होंने पूछा क्या करते हो? बोला सर ऐसे 10 साल से बिजनेस में हूँ, Catering ये सब है कैटरिंग। बोले कभी इवेंट के बारे में सोचा है? मैं बोला सर ऐसे सोचा तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये कैटरिंग इंडस्ट्री में रह के मैंने देखा है कि ये सब तो हो सकता है। तो बोले एक काम कर, तू बॉम्बे में NIM करके एक ये है हाँ नेशनल इवेंट इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट। तू वहाँ जा, तुझे थोड़ा प्रैक्टिकली वहाँ से ज्ञान मिलेगा, भले तेरा बिजनेस चालू है। तो बोले ठीक है सोचूंगा सर। आपकी एज क्या थी उस समय? 28 और 80,000 तभी वो मैंने वो इंटरनेट से सर्चिंग वर्चिंग करके मैंने देखा था NIM के बारे में कि NIM के बारे में देख लिया था। 80,000 मेरी फीस थी, एनुअल फीस थी। वो 80,000 मैंने भरे। टफ डिसीजन था मेरे लिए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मेरी वाइफ को मैंने बोला कि देख कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को। सही बात है। उसने भी बोला ठीक है देख ले, जा तू। बट एट द एज ऑफ 28 आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने फिर से जा रहे हो, तो वो यू हैव अ वाइफ, यू हैव अ हाँ। किड ऑन द वे। सब वो मैंने इंडस्ट्री में ऑलरेडी था। मैं गया NIM में, अगेन वही गया, तो मेरी एज से 10-10 साल छोटे, मैं वही बोल 5-5 साल छोटे वाले हाँ, स्टूडेंट right, है। तो 1-2 क्लासेस अटेंड करने के बाद वो डैनियल ने वापस मुझे बुलाया, डैनियल सर ने, कि भाई आ तू इधर। बोले तू ये थियरिकल तेरे को सब समझ है, मेरे को पता है, तू ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, अगर तुझे कुछ आगे बिजनेस सीखना है ना तो तू प्रैक्टिकल अटेंड करना। तो मैंने फिर मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट मुझे मिला विस्क्राफ्ट में डायरेक्टली, जो आज आईफा वगैरह करते हैं। तो और मेरे को पहले से प्रोडक्शन में इंटरेस्ट था। मैंने कॉलेज में बोल दिया था क्योंकि मुझे प्रोडक्शन ही देखना था। तो उन्होंने मुझे प्रोडक्शन में डाला वहाँ विस्क्राफ्ट में। मैंने वहाँ पे कुछ 1-2 प्रोजेक्ट में विस्क्राफ्ट के प्रोडक्शन देखे। फिर मुझे सिने युग में मिला, फिर परसेप करके जो कंपनी, परसेप में मैंने मुंबई मैराथन किया। अगस्त में मैं एक दिन सूरत आया था और ऐसे ही वाइफ के साथ चाय पी रहा था, वो उसके घर पे थी। तो सडनली उसको पेन हुआ, तो 29 अगस्त को मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो अच्छा ऑक्सीजन में हुआ। तो फिर वो 15-20 दिन साथ में रहा, फिर वापस लग गया काम में। तो आपने Back to- कॉर्पोरेट और सोशल दोनों का टेस्ट चख लिया था? हाँ तो वो पूरा मैंने वहाँ पे देख लिया था। कट टू 2008 में वो पास आउट करके मैं सूरत आ गया वापस। ओके। बट वही है कि अभी इवेंट्स कहाँ से लाए। हाँ। और फिर 2008 में जब भी मैं कैटरिंग करता था तभी भी वो काफ़ी सारे, तब वो ज़माने में ना राजीव व्यास करके एक बहुत अच्छे सिंगर थे, अच्छा। और चिराग ठक्कर थे, अमी ऑर्केस्ट्रा, ये सब ब्रांड थी सूरत की। तो राजीव व्यास से अच्छी खासी मेरी दोस्ती थी, कैटरिंग के वजह से भी थी और ऐसे भी मिलना जुलना होता था। तो एक बार राजीव व्यास को ही ऐसे कुछ कहीं फंक्शन में मिल गए। तो मैंने बोला सर अभी मैंने इवेंट्स का भी स्टार्ट किया है, तो आप कोई हो तो बताना। तो सडनली 2008 के एंड में उनका एक बार कॉल आया कि एक ऐसी इवेंट है, छोटी सी इवेंट है, तू करेगा क्या? मैं बोला हाँ बताओ क्या है। तो बोले एक है उनकी 75 बर्थडे सेलिब्रेशन है और मैरियट में है, और वहाँ पे टपाल की मोनोपोली होती थी। तो बोले सब डेकोर वेकोर वहाँ पे तो मोनोपोली है, बट उसमें ध्यान रखना है कि कैसे सब प्रॉपर हो जाए। मैं बोला ठीक है मैं कर लूँगा। बोले क्या फ़ीस देगा? मैं बोला राजीव भाई आप भी क्या बात करते हो फ़ीस की, आपके लिए थोड़ी कोई फ़ीस है, आप जो दोगे वो मैं ले लूँगा। बट उसमें एक राजीव भाई के थॉट प्रोसेस थे कि जिनकी 75th बर्थडे सेलिब्रेशन था, उनकी लाइफ जर्नी दिखानी थी, और तभी LED वॉल का कोई ज़माना नहीं था। तो मैं ऐसे ही कुछ थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आया कि बोला
राजीव भाई एक काम कर सकते हैं, हम ये सेटअप में बीच में 56 इंच का टीवी रख देते हैं अच्छा। और वो टीवी पे उनकी जर्नी हम दिखाएंगे। तो ओके उनको आइडिया पसंद आ गया, तो हमने वो टपाल का जो सेटअप था उसमें बीच में 56 इंच का टीवी लगाया और उनकी पूरी लाइफ जर्नी जो हमने बनवाई कई फोटोग्राफर से मिलके, काम बहुत अच्छी तरह से हो गया। मैंने पूरा मॉनिटरिंग कर लिया था, डेकोर वेकोर ये सब, और अच्छे से इवेंट, वन डे इवेंट Execute हो अच्छे से इवेंट हो गई। और फिर एंड में वो राजीव भाई आके बोले कि क्या फीस में, बोला राजीव भाई आपको तो बोला था मैंने, आप जो बंद कवर में दोगे वो मैं ले लूँगा। अच्छा बोले ठीक है। उन्होंने एक कवर दे दिया मेरे को, मैं कवर लेके निकल गया। घर जाके मैंने देखा तो 5,000 रुपया था, उसमें 5,000 रुपीज़। तो पहला इवेंट तो की फर्स्ट कमाई इवेंट वो मेरे 5,000 5,000 रुपीज़ थे और वो अच्छा इवेंट एग्जीक्यूट हो गया था। तो उस वजह से फिर वापस उनके पास एक और प्रोजेक्ट आया, ओके तो सूरत के बहुत अच्छे नामचीन है कि लुथरा करके है। हाँ। सो लुथरा के, लुथरा ग्रुप का, हाँ, तो लुथरा ग्रुप करके है, तो उनके पापा का अगेन बर्थडे सेलिब्रेशन था, 75th उनका भी था। अच्छा। राजीव भाई बोले ऐसा वाह। तो नहीं कि आप वो 75th बर्थडे में तो हर जगह आप ही हो। लुथरा ग्रुप के गिरीश भाई के पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन था और ग्रैंड्योर इवेंट किया, तो मतलब प्रॉपर डिजाइन हो गया, प्लान पूरा हो proper गया, design, एग्जीक्यूशन flow- भी हो गया। सो एग्जीक्यूशन भी हो गया, ओह। फ्लो भी पूरा मैंने मैनेज किया। और तभी तो टीम जैसा कुछ था नहीं, राइट राइट सिंगल हैंडेडली तो सिंगल हैंडेडली मैंने पूरा हैंडल किया, वो सो फ्लो मैनेज किया। बॉम्बे से एंकर लाए, वो टाइम पे सूरत में कोई एंकर था नहीं, ओहो एक दो गिने चुने एंकर थे, तो बॉम्बे से एक एंकर को बुलाया, सब पूरा और अच्छे से वो तो एक स्मॉल स्केल इवेंट से सीधा लार्ज स्केल लार्ज स्केल पे। तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेंथ खुल गई, डर खुल गया, बढ़- राइट हाँ, राइट राइट कि ये लेवल की भी हम इवेंट्स कर सकते हैं वैसा। तो वो आई थिंक 2009 में मेरे हिसाब से वो इवेंट था और वो इवेंट भी बहुत सक्सेसफुली डन हुआ। देन राजीव भाई के साथ तो ऑफकोर्स अच्छी Continuous दोस्ती थी, चालू जो हुई। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इवेंट चालू रहते थे। फिर मैंने मेरे केटरिंग के क्लाइंट को बोलना शुरू किया क्या कि स्टार्टेड भाई मैं ऐसा इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, जो कैटरिंग के क्लाइंट थे। तो वहाँ से छोटे छोटे इवेंट्स पे फिर डेकोर का पार्ट लेने लगे। और ऑफ कोर्स वो मेरे पापा के फ्रेंड के साथ जो पार्टनर थे वो हाँ। लाइट डिजाइनर थे, तो थोड़ा बहुत डेकोर का आइडिया था। ओके तो 2011 में मुझे एक एनआरआई क्लाइंट का कहीं से भी कॉल आता है, जो वलसाड़ करके एक टाउन है। तो मैं गया केटरिंग की मीटिंग के लिए। ओके मैंने केटरिंग की मीटिंग कर ली, केटरिंग का। फिर मैंने ऐसे ही मुंह से मेरा निकल गया, सर मैं इवेंट्स भी करता हूँ। तो ओहो बोले क्या बात करते हैं, हम लोग इवेंट प्लानर ढूंढ ही रहे। और फिर मैं गया वलसाड़, उनसे मीटिंग किया और पूरा प्रोजेक्ट उनको दिखाया। पहली बार में ही उनको प्रोजेक्ट पूरा पसंद आ गया और वो मेरी लाइफ का फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट था। 3 दिन का वेडिंग था, जिसमें संगीत था, गरबा था एक दिन और एक दिन वेडिंग था। तो मैंने पूरा वो टंकी प्रोजेक्ट उठाया था विद द डेकोर फर्स्ट टाइम। ओके और वो टाइम पे मेरा बिलिंग हुआ था खाली डेकोर का 1.40। ओह तो एक इट्स करोड़ बिगेस्ट चैलेंज था 40 मेरे लिए। लाख। तो ये मेरे लिए भी, मतलब कैलकुलेटर में अमाउंट डालने वाला मेरे लिए भी वो बहुत तो बड़ा आज भी ये था। काफी लोगों के और लिए ऐसा प्रोजेक्ट आज भी मिलना इट इज हाँ, नॉट इजी। और वो बोलने के लिए भी मतलब एक गट्स चाहिए था कि करोड़ क्लाइंट को 40 ये अमाउंट बताऊं कैसे मैं। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने बता दिया, नेगोशिएशन हुआ, उसमें कुछ एक बजट पे आ गए। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको किस वजह से मिला? मतलब आपके पास वर्क एक्स इतना नहीं था? हाँ, क्या यूएसपी रही आपकी कि आपको वो प्रोजेक्ट मिल गया? फ्रैंकली स्पीकिंग यूएसपी मेरी वो थी कि मेरा कॉन्फिडेंस काम करने का। तो टेक्निकली में बहुत स्ट्रांग अपने हो हाँ, चुके थे तब वो तक? क्योंकि मैं इवेंट्स इतने कर रहा था, छोटे मोटे इवेंट्स कर रहा था, जो मैंने कॉलेज टाइम पे विस्क्राफ्ट से जो काम किया था, सिनेयुग से जो काम किया था, तो टेक्निकली मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे। हाँ। तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये इवेंट पूरा अच्छे से अपना एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट। उसमें मैंने अपनी इंडस्ट्री के जो अभी है अनुज जिमी जो है, उनकी हेल्प ली थी, बिकॉज वो लोग भी इवेंट में आ चुके थे। और बाकी भी 1-2 लोग हैं, उनकी भी मैंने हेल्प ली थी। वो 2011 में ये मेरा हो गया, बड़ा इवेंट हो गया और मार्केट में एक एनआरआई अच्छा, सर्किट में आपका नाम हो हाँ, गया। मतलब एनआरआई सर्किट में भी और सूरत इवेंट इंडस्ट्री में भी कि भाई ये बड़ा काम करने वाला कोई आ गया एक चीज ऐसा।
इस टाइम पे दूसरे इवेंट वाले कौन थे उस टाइम पे, जैसे बहुत limited लिमिटेड थे वो टाइम पे। जिमी अनुज जो मैंने बोला मेट्रोपोलिस थे, संदीप मोदी थे वो कॉरपोरेट में थे, फिर संदीप मोदी राजेश you and अजमेरा I, थे, you and I यू एंड आई, Okay. राजेश अजमेरा थे, डेस्टिनी ग्रुप थे। तो मतलब जो 5-6 लोग थे जिनका इवेंट है, और ऑफ कोर्स नीरव चा वाला जो हमारे इंडस्ट्री के गुरु बोले जाते हैं प्रिंसिपल तो मतलब वो टाइम पे नीरव चा वाला ऐसा था कि नीरव चा वाला की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। अच्छा अगर मीटिंग करना हो तो नीरव चा वाला की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। मैंने वो बंदे को देखा है कि दिन की 10-10 इवेंट करता था वो। ओहो, और आप आए, मेरे को आपकी जितनी भी इवेंट्स में सुन रहा हूँ उससे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप इनसे इसलिए डिफरेंशिएट हो रहे थे क्योंकि आप नए आइडियाज डाल रहे थे। नहीं, ऑफ कोर्स मतलब मेरा क्रिएटिव माइंड था। तो लश्करी भजिया की क्या कहानी है? 2011 में मैंने घर पे बैठे बैठे ऐसे ही फ्री बैठा, मतलब एक काम करता हूँ यार, एक ग्रुप बनाता हूँ इवेंट का, तो जिसमें मैंने ऐसे ही रैंडमली जो मेरे पास कांटेक्ट नंबर थे उन लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ग्रुप बनाया। कितने लोगों का ग्रुप बना था तो वो? तभी कुछ 7 या 8 लोग थे, जिसमें मैं था, जिमी अनुज थे, देन संदीप मोदी थे, राजेश अजमेरा थे, फिर सुदीप करके एक बंदा था वो था, और 2 लोग थे। कुछ 5-7 लोगों का मैंने एक ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप में ऐसे ही नॉर्मली कन्वर्सेशन सब चल रहे थे इवेंट रिलेटेड। ऐसा ग्रुप का क्या नाम? तो कुछ नाम नहीं रखा था, बेनाम। सूरत इवेंट ऐसा कुछ, बेनाम, just हाँ events। ऐसे सूरत या Just इवेंट events। प्लानर्स ऐसा कुछ रखा था, मुझे अभी इतना याद नहीं है। अच्छा। 2011 में देन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे नानी बहुत सीरियस थे, तो मैं मुंबई गया था, और यहाँ पे एक सूरत से न्यूज़ आया कि जो हमारे ग्रुप में सुदीप करके जो इवेंट प्लानर था, वो लड़का का भावनगर में कुछ एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली बंद हो गई। तो मैंने आई थिंक संदीप मोदी को मैंने कॉल किया कि आप लोग जाओ उसके घर पे और देखो कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो, बिकॉज पूरा कोई फैमिली में बचा ही नहीं है, ऐसा न्यूज़ आया था। तो वहाँ पे वो जाने के बाद मैं सूरत आया, तो एक बार हम लोग मिले, तो तब जाके पता चला कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है। ये 7-8 लोग आज कितनी एक फैमिली को मतलब सपोर्ट मिल गया वहाँ। ये 7-8 लोग वहाँ पे जो खड़े रहे, वहाँ पहुंच गए। हाँ, तो वो एक सपोर्ट मिल गया। तो हमने ऐसे कि चलो एक बार एक मीटिंग करते हैं और इसको कुछ बड़ा बनाते हैं ऐसे करके। तो लश्करी भजिया पे सुबह में 7 बजे हमने मीटिंग रखी। ऐसे ही नॉर्मल मीटिंग नहीं बोला जाएगा, भजिया खाने के लिए मिलते हैं सब लोग। हाँ, तो वहां पे फिर हमने बोला जिसकी जान पहचान में इवेंट प्लानर हो तो वो सब अपने अपने को इनवाइट कर लेना। तो नए नए फेसेस आए? तो उसमें फिर नए नए फेसेस उस दिन कुछ हम लोग 20-25 लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, 7-8 लोग ग्रुप? हाँ, 7-8 में से 20-25 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें हर्ष भाई आया, फिर हाँ पहचान इवेंट्स आए, चिराग भाई आए, ये सब आए। और वहाँ पे भी हमने वो ऐसे भजिया खा के डिसाइड किया कि इसको हम कुछ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। और उस दिन के बाद हम लोग ने फिर वो बात करते करते आई थिंक 2013 में हम लोग ने साउथ गुजरात इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन सेमअप बनाया। 2014 में आपके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम मैन, लाइफ चेंजिंग इवेंट 2011 के बाद मेरा ऐसा था कि मेरा विजन बहुत बड़ा खुल गया था, और मैं कहीं ना कहीं वो मार्केट में तलाश में था कि मुझे बड़े बड़े काम कहाँ से मिले। एक आपका जो बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, जो सूरत में शायद पहली बार हुआ था, जो एवरीडे सेलिब्रिटी एट नवरात्रि, हाँ, वो कब तो की बात वही है? 2013 में एक सूरत के बिल्डर थे जो एक नवरात्रि करना चाहते थे। उनका बिल्डिंग प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन था, तो उसमें कुछ इनोग्रेशन में उनको नवरात्रि करना था, उनका ऐसा थॉट प्रोसेस था। तो कहीं से बिल्डर लॉबी में तो उन्होंने कहीं से रीच आउट करके मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और बोला कि मुझे ये प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने के लिए मुझे नवरात्रि करना है। तो अभी तब जाके सिंगर किसको बुलाए, तो तब नवरात्रि में बहुत कम चॉइसेस थी। तो हमने कहीं से वो सचिन जिगर को रीच आउट किया और वो बोले ठीक है हम करेंगे नवरात्रि। दैट वाज द 2013 सचिन जिगर फर्स्ट नवरात्रि इन सूरत। सेलिब्रिटी हम लोग ने रीच आउट करना शुरू किया, तो कौन ला सकते, तो आशिकी 2 नई मूवी आई थी,
श्रद्धा तो कपूर, श्रद्धा आदित्य कपूर कपूर। को हमने रिच आउट किया, श्रद्धा कपूर को बुक किया। फिर इसकी एक मूवी आई थी आलिया भट्ट की, कोई नई एक फर्स्ट मूवी थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो आलिया भट्ट को हमने हायर किया। फिर हुमा कुरैशी, फिर करिश्मा कपूर एक बहुत बड़ा नाम था वो टाइम पे। तो करिश्मा कपूर को मतलब मेन सेलिब्रिटी में करिश्मा कपूर थी, वैसा था। तो वैसा वो बिल्डर के लिए आपने पूरा So, नवरात्रि वो proper- नवरात्रि टचवुड बहुत मेरी सुपर सक्सेस नवरात्रि गई। एक लॉबी, बिल्डर लॉबी में मेरा नाम हो गया था। तो वो नवरात्रि के बाद तुरंत मुझे एक प्रोजेक्ट मिला बिल्डर का, जो संस्कृति ग्रीनलैंड करके है। परिमल भाई ने मेरे को बुलाया, मैंने उनके साथ मीटिंग की कि मुझे ऐसा एक इनोग्रेशन करना है, प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कैसे कर सकते हैं। तो हमने अगेन वो 2011 में जो किया था उस हिसाब से पूरा उनको समझाया कि ऐसे फ्लाई साउंड करेंगे Sound और उड़ाना ऐसे इनके लिए मामूली सिंगर है। बुलाएंगे, ये करेंगे, वो सब हो गया। और बजट भी हो गया, काफ़ी अच्छा बजट मेरा पास हो गया और हमने प्लानिंग शुरू कर दिया केटरिंग किसका करना। तो टीजीबी ऑफ कोर्स वो टाइम पे कैलाश के बाद टीजीबी नंबर 1 पे आ गया था। राइट। सो देवानंद भाई के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप थी, उनके साथ केटरिंग का डील किया। अब सेटअप का दिन, इवेंट के दिन मैं नाइट करके गया था, मतलब सुबह घर पे मैं गया थोड़ा चेंज करके मैं वहाँ वेन्यू पे पहुँचा। करीब कुछ 3:30 बजे मैं वेन्यू पे पहुँचा और मैं वेन्यू पे देख रहा था सब चीज़ हो गई। टीम थी तभी, ऑफकोर्स टीम हायर कर ली थी मैंने। तो टीम को पूछा, सब चीज़ प्रॉपर है, सब रेडी है, कंप्लीट है। और 4:30 बजे साउंड चेक का टाइम था और मैं कुछ 3:45 को स्टेज पे खड़ा था और एकदम से ना मैंने देखा कि बादल पूरे काले होने लगे। मैं बोला यार बारिश का चांसेस लग रहा है। तो टीम से बात किया, टीम बोले हाँ सर लग तो रहा है। तो उतने में थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया। तो वो लैंड रॉ थी। तो मेरे वो टीम में से एक बंदे ने बोला सर आपकी गाड़ी एक बार के लिए बाहर रख दो, नहीं तो कीचड़ बीचड़ में फंस गई। वो उसको ऐसा पता नहीं उसको क्या इंट्यूशन आया कि उसने बोला सर गाड़ी तो बाहर रख दो कि कोई कीचड़ में फंस गई। तो मैं गाड़ी रखने बाहर हाईवे रोड था वहां पे रखने गया। मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ हाईवे पे और वो मेरी टीम का कॉल आता है मेरे पे, अरे सर पीछे तो देखो। मैं बोला क्या? बोले सेट गिर गया। मैं बोला क्या बात करता है? मैं ऐसे गाड़ी में से मैं देख रहा हूँ, हाँ मेरा पूरा स्टेज नीचे है, पूरा पानी ग्राउंड में हो गया। टीजीबी का पूरा कैटरिंग पानी में डूब रहा है। तो वो पूरा पानी पानी हो गया। मैं गया वहां जाके, बोले सर 2 जन गिरे ट्रस पे से। मैं बोला क्या बात करते? तो अच्छा था, हमारी किस्मत अच्छी थी, वो ट्रस पे जो 2 लोग थे वो आगे सोफा रखे थे, तो वो सोफा पे गिरे। क्लाइंट उधर ही था। तो क्लाइंट आया, मैं बोले अभी क्या करेंगे? बोला सर हो तो गया, क्या करे अभी। नहीं, क्लाइंट ने तो मतलब ऐसे ही सोच लिया कि अभी इवेंट तो पॉसिबल है ही नहीं है। बोला सर इवेंट कर सकते हैं। तो वो भी ऐसे शौक में, कैसे? बोला 1 मिनट रुको, हमारा कैटरिंग टीजीबी का है। तो मैंने सीधा पहले देवानंद भाई को कॉल लगाया। तो मैं बोला खाना निकल गया? बोले नहीं खाना अभी निकला नहीं है गोडाउन से, अभी टाइम है। बोला ठीक है, तो आप मेरे को बताओ ना टीजीबी खाली है क्या? तो उन्होंने बोले ठीक है 5 मिनट का टाइम दे। उन्होंने कॉल लगाया टीजीबी में बोला हाँ सर रूबी खाली है नीचे वाला। तो देवानंद भाई का कॉल आया, गए हाँ नीरव भाई रूबी खाली है। बोलो ना क्या था? बोला एक काम करो देवानंद भाई, गोडाउन से खाना भेजो टीजीबी, मैं इवेंट शिफ्ट कर रहा हूँ रूबी में। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला आप खाली करो, अभी बात करने का टाइम नहीं, आप खाली खाना फटाफट वहां भिजवाओ होटल पे। मैं फिर रूबी के मैनेजर जो राजकुमार और विनोद ये सबको कॉल किया। मैं बोला एक काम करो, मेरे को एक 30 बाई 20 का प्लेटफॉर्म बना के रेडी रखो। दीप को बोला कोई साउंड वाला रेडी कर, ऐसे वैसे कर। मैंने क्लाइंट को बोला आप खाली एक काम करो, आपके पास गेस्ट लिस्ट है, आप सबको मैसेज करो कि इवेंट शिफ्ट हो रहा है टीजीबी में। बोले क्या बात कर रहे हो नीरव भाई? बोला सर आप खाली बोलो और टाइम खाली कर दो 8 बजे का। 6 बजे की जगह आप टाइम कर दो 8 बजे का। आर्टिस्ट सबको बोला कि अभी आपको आना है टीजीबी पे। ऐसा ऐसा करके सब आर्टिस्ट आ गए। मैं 5:30 बजे टीजीबी पहुंच गया, डेकोर वेकोर चालू कर दिया, साउंड सिस्टम लगा दिया। 6:30 पौने 7 बजे साउंड चेक चालू किया, 7:15 बजे तक साउंड चेक खत्म। 8 बजे लोग आना शुरू हो गए, इवेंट चालू हो गई। वही परफॉर्मेंस किया, वही सिंगर ने परफॉर्मेंस किया, दोनों डांसर्स भी रखे थे, सब चीज़ किया। खाना लग गया था, टीजीबी का इन हाउस था। 12:30 बजे तक पूरी इवेंट चली है और
बिलीव नहीं करोगे, 1000 आदमी का गैदरिंग था, आए थे लोग 1200। अच्छा, तो वो क्लाइंट 1000 से कम होने की जगह पे आए 1200 लोग, 1200। और 1200 लोगों का वो सुपर सक्सेस इवेंट गया। क्लाइंट आके मेरे को लास्ट में आके बोलता है, सर सैल्यूट है आपको। मतलब पैसा लग गया, वो अलग, वो कोई ये नहीं है, वो एक डूबा, यहाँ का अलग पैसा हाँ, लगेगा, पैसे का नहीं। आज आपने हमारी इज्जत बचा ली, इवेंट हुआ, फाइनल इवेंट हो हुआ। गई, आज हमारी इज्जत बचा ली। तो वो एक मेरा चैलेंजिंग जॉब वहां पे हो गया, और अच्छे से वो फिर तो मार्केट में नाम हो गया, एक बेंचमार्क पे आ गया था कि मतलब अगर कुछ क्रिएटिव करना है, बड़ा करना है, तो सीधा मुझे ही कांटेक्ट करते थे। तब जाके फिर मैंने बोला कि अब इवेंट मैनेजमेंट का नाम रखना पड़ेगा। ओके, फाइनली Finally. फाइनली तो मैंने ऐसे ही घर पे बैठा था, वाइफ से नाम सोच रहा हूँ, सडनली एक मुंह से निकल गया कि स्पार्क, ऐसा कुछ रख। हाँ, सारे इवेंट में वही तो हो रहा है। तो मैंने वाइफ को बोला, यार स्पार्क कैसा लगा, बहुत बोले एकदम से वो क्लिक हो जाता है, एनर्जेटिक नाम है। एनर्जेटिक नाम है। तो मैंने वो फिर उस टाइम कर दिया स्पार्क इवेंट्स। तो वो फाइनली 2014 में आपने कमेंट्स किया स्पार्क, हाँ, राइट? स्पार्क है और 2014 में ही आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट, लाइफ सब। जो रोल मॉडल का आप समझते थे वो सब नहीं, चीजें। फिर वो 2014 एंड में, ये स्टार्टिंग की जर्नी थी। फिर वो जो मेरा इवेंट संस्कृति ग्रीन लेन का था, तो उनके फ्रेंड थे ये रघुवीर बिल्डर्स जो आज हैं, तो उनके घर पे शादी थी, और उनके घर पे जो शादी थी ना, उसमें इन्होंने बोला कि एक बार आप नीरव भाई से मिलो। तो देन रघुवीर से मुझे कॉल आया एक दिन, और उन्होंने मुझे कॉल करके बोल दिया था कि ऐसे कॉल आएगा तुम्हें मीटिंग के लिए, तुम चले जाना, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वेडिंग है। बोला ठीक है। उनका कॉल आया रघुवीर बिल्डर से, मैं गया मीटिंग के लिए, और वहाँ पे वो एग्जाम में मैं पास हो गया कि उनको पता चला कि इनको कुछ नॉलेज है। तो उस वजह से फिर वो फर्स्ट ब्रेक मुझे अगेन वो सूरत के अंदर, पहले जो किया था वो वलसाड़ में किया था, हाँ, सूरत NRI के अंदर, हाँ सूरत के अंदर वेडिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे रघुवीर बिल्डर्स का वेडिंग का मिला, जहाँ पे उन बाद में एज अ इवेंट प्लानर जो क्लाइंट बोलते हैं कि कौन डेकोरेटर अच्छा है, कैसे है, तो पहले से उनके पास ऑलरेडी एक लीग में थे 4-5 जो मैंने बताए थे 4 नाम, एक योगेश पोपट थे, एक संजय दबाड़े जो थे 0 आवर्स के जो मैंने बताया, और एक प्रेम भाई करके थे, 3 लोग लीग में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें से किसका हम कर सकते हैं। तो मैंने तीनों लोगों की डिज़ाइन देखी, तो कहीं ना कहीं वापस मुझे कहीं से एक दिन योगेश भाई का पर्सनली कॉल आया, जो मेरा ड्रीम था वो उस दिन कनेक्ट हुआ। और उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि आप इवेंट प्लानर हो, तो आप देखो जरा हमारी भी डिज़ाइन अगर पास हो जाए तो बेटर है। तो मैंने योगेश भाई को बोला ठीक है, मुझे आप एक बार बात करने दीजिए क्लाइंट के साथ। मन ही मन में तो था कि इनके साथ काम करना ही है। फिर मैंने क्लाइंट से बात किया, तो क्लाइंट ने बोला कि ठीक है, हम सबकी डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं। तो मैंने योगेश भाई को बोला कि आप ऐसी डिज़ाइन बनाओ कि वन शॉट में मैं भी बोल दूं कि नहीं यही डिज़ाइन पे काम करना है। तो हमने एक दिन बाद हम लोग मुंबई गए, उनकी ऑफिस में गए, तो योगेश भाई ने पूरा हमारे लिए कस्टमाइज डिज़ाइन स्केच पे रेडी करवाई थी, और वो टेबल पे पूरा वो 2D स्केच रख दिया। जैसे ही उन्होंने वो खोला तो सबके मुंह से एक ही बार में वाव निकल गया, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो एग्जैक्ट उन्होंने वो डिज़ाइन किया था। तो वो डिज़ाइन पास हो गई, वो हमारा काम फाइनल हो गया। कहीं ना कहीं मन ही मन में ऐसा हो रहा था कि चलो एंड ऑफ द डे मेरा ड्रीम अभी कंप्लीट होने जा रहा है। जो आपने मैनिफेस्ट तो बाद में वो हमने वो वेडिंग किया, और बहुत टॉक ऑफ द टाउन वो वेडिंग रहा। आपने 2014 से लेके 2018 तक योगेश भाई के साथ काम किया था, हाँ। तो आपने एक हाई बेंचमार्क सेट कर दिया, पर 2018 में आपके साथ लोग काम करना नहीं पसंद कर रहे। 2014 से लेके मैंने 2018 तक मैंने ऑलमोस्ट 80% सूरत की बिग फैट वेडिंग की, बैक टू बैक। वो मेरा बहुत पीरियड गोल्डन पीरियड था, जहाँ पे एक मैं लेवल पे सेट हो गया था। मीनवाइल काफ़ी सारे सूरत में प्लानर्स दूसरे भी बड़े हो रहे थे, जैसे पर्व परमार है, प्रोक्रिएट है, और बाकी और कंपनी है, तो वो लोग भी बड़े बड़े काम कहीं ना कहीं कर रहे थे। और ये काम के चक्कर में अगेन में वो कहीं ना कहीं फाइनेंस में थोड़ा वीक हो गया। सडनली मुझे पता नहीं चला कि एक विद इन 6 मंथ ऐसा हो गया कि
इंडस्ट्री के वेंडर्स मुझे मटेरियल देना बंद कर दिया अचानक से। मतलब वो मैं जाता था तो वो नजरअंदाज करने लगे मेरे। स्पाइट ऑफ यू डूइंग सच बिग वेडिंग। फिर सडनली मैंने वापस वो अपने आप को। तो जब ये ऐसा हुआ कि आपसे वेंडर्स दूर होने लगे, हाँ, तो ऐसा हुआ कि आपके प्रोजेक्ट्स ये लोग के पास जाने लग गए? ऐसे बहुत कम हुआ ऐसे, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टी थी ना वो क्लाइंट ऑफ कोर्स बिलीव करते थे। ऐसे हुआ हो गए एक दो काम हुआ कि भाई मेरी वजह मुझे ना मिलके प्रोक्रिएट को मिला या ब्लू लीफ को मिला या और कोई इवेंट प्लानर को मिला होंगे, बट काम देखने के बाद क्लाइंट को ऑफ कोर्स समझ तो आता है। वो 6 मंथ 7 मंथ में एकदम से मैं पीस ऑफ माइंड आराम किया कि देखा मैं इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, और मैंने एक नई दिशा फिर देखी कि योगेश भाई को मैंने बोला कि थोड़ा ये है मुझे आप देखो, तो योगेश भाई ने मुझे हेल्प करके मुंबई में इवेंट्स दिलाना स्टार्ट किया। तो मैं वो टाइम पे मैंने ज़्यादा सूरत छोड़ के फिर मैं मुंबई फोकस करने लगा। तो वैसे हुआ कहीं ना कहीं मेरे रिलेटिव्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम करते, सूरत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। तो वो टाइम पे मुझे एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मुझे काम मिल गया, कॉर्पोरेट इवेंट। तो वो मैंने काम उठाया, मेरा पीओ पास हो गया, सब चीज़ हो गया, बट 27 दिसंबर को वो इवेंट था और 1 दिसंबर को मेरे फादर का बहुत हेल्थ ख़राब हो गया। तो उनको वो मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा मुंबई में, मुझे मुंबई रहना पड़ा, और 12 दिसंबर को मेरे फादर की डेथ हो गई। और वो 12 हाँ, तो और 27 दिसंबर का मेरा इवेंट था। तो मैंने सोचा यार किसको इसमें इन्वॉल्व करूं। तो मुझे पता था कि हर्ष भाया कॉरपोरेट में काफ़ी अच्छा काम करता है और उसको नॉलेज भी अच्छा है। तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट है, और सेमा में जुड़े हुए थे तो ऑफकोर्स वो फ्रेंड्स तो अच्छे थे ही हम। तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर किया, और वही टाइम पे सेम मेरे पास एक बेंचमार्क इवेंट थी, वो थी मेरी 5 और 6 जनवरी, और वो वेडिंग थी जिसमें कपल ब्लाइंड कपल था। तो मैंने फिर हर्ष को इन्वॉल्व किया, उसने पूरा रिलायंस का देखा। मैंने 27 दिसंबर को 13वां ख़त्म करके मैं सीधा ग्राउंड पे गया, और अगले दिन भी रात को गया था प्रोडक्शन के टाइम, बिकॉज सुबह का पूजा वगैरह होता है तो वो ख़त्म करके मैं नाइट में जाता था, और वो सुपर सक्सेस हमारा इवेंट हुआ। उसके बाद फिर मैंने वो रिलायंस ऐसे खत्म हो, पापा का सब चीज़ खत्म हो गया था, मैं अगेन वापस बिजनेस में जुड़ गया, और वो ब्लाइंड कपल प्रोजेक्ट वेरी नेक्स्ट 10 डेज के बाद था। और उसमें क्लाइंट ने बोला था कि ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे मेरे बच्चे लोग देख तो नहीं पा रहे पर उनको फील कैसे होगा। तो मैंने क्रिएटिव सोच के मैंने बोला कि सर मैं करके दूंगा आपको, कि आपके बच्चे आपके उनकी वेडिंग याद रखेंगे। बोले कैसे? बोला सर मैं 3 दिन का जो भी डेकोर है ना पूरा फ्रेगरेंस पे करूंगा। सो मैंने पूरा वो वेडिंग 3 दिन 3 फ्रेगरेंस पे किया। तो वो फ्रेगरेंस से कपल को पता चलता था कि आज अगर मोगरा है तो वो पूरी उनकी मेहंदी है, नेक्स्ट डे रोज है, ये ऐसे तो पूरा फ्रेगरेंस पे मैंने वो वर्क किया था और वेडिंग की थी। अगेन एन आइडिया वाज सोल्ड। और एक चैलेंज एक जॉब ये किया था कि वो बोले कुछ ऐसा बताओ हमको कि मतलब लाइफ टाइम हम भी याद रखे, पूरी दुनिया भी याद रखे कि ये वेडिंग हुआ था। मैं बोला पूरी दुनिया नहीं, मैं भी याद रखूंगा, सब लोग याद रखेंगे। हम ब्लाइंड कपल प्री वेडिंग शूट करते हैं। अच्छा। तो बोले वो कैसे होगा? अभी ब्लाइंड कपल को प्री वेडिंग शूट कराना मतलब इट्स अ चैलेंज है। अभी मेरे मुंह से तो निकल गया। बोले ठीक है तो आप वर्किंग करके बताओ। मैं वो नवसारी का क्लाइंट था, मैं वहाँ से निकला, मैंने कॉल किया आशीष भाई, आशीष ताज फोटोग्राफर के जो आशीष भाई है, तो मैंने उनको कॉल किया। मैं बोला आशीष भाई एक लाइफ टाइम अचीवमेंट का एक मैंने प्रोजेक्ट लिया है और उसमें हमको करना है। बोले क्या बताओ तो सही। मैं बोला प्री वेडिंग करना है, एक बहुत डिफरेंट है। तो बोले क्या है क्या? मैं बोला आशीष भाई कपल ब्लाइंड है। फिर बोले मैं इंडिया आता हूँ नीरव भाई, अपने करेंगे इसको, बाद में करेंगे। तो उसमें मेन यूएसपी वही था कि एक तो वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लाइंड कपल प्री वेडिंग शूट था। अभी उसको कैसे शूट करना है, तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा था, वो शूट हुआ इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ताजमहल में इनसाइड शूट हुआ।
ओह जो ताजमहल के आउटर साइड में आप शूट देखोगे, पर ये अगर प्री वेडिंग शूट देखोगे तो ताजमहल के इनसाइड शूट किया था, और वो स्पेशली उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके किया था कि ऐसे कपल ब्लाइंड है, और वो पूरा थीम रखा था लव इज ब्लाइंड करके। आज भी यूट्यूब पे कहीं पे भी आप अगर सर्च करोगे ब्लाइंड कपल प्री वेडिंग शूट तो एक ही वीडियो आएगा। तो इसलिए टाइम सो अगेन वो इतना हाईलाइट लाइफ टाइम अचीवमेंट बिग, और वहां से वापस मेरा एक Comeback, अलग comeback. कमबैक क्रेज धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। आप फाइनेंस में अकॉर्डिंग टू यू आप बहुत पुअर थे, तो आज की डेट के लिए आपके लिए एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस टू ऑल द इवेंट प्लानर्स, वेंडर्स, एवरीवन इन द इंडस्ट्री के उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? जो भी क्लाइंट का काम कर रहे हो और वो क्लाइंट का जो पैसा आ रहा है ना, वो सेम क्लाइंट का पैसा वेंडर को वही इवेंट का सेम डे उसको दे दो। अभी जैसे कि आपने डिस्क्राइब किया 2008 से लेके समझो कोविड तक 2020 तक एक मार्केट का ट्रेंड अलग चल रहा था। 2020 के बाद 2025 ये एक मार्केट का ट्रेंड अलग हुआ। आपने उसमें क्या बेसिक डिफरेंस सेंस किया? सो बेसिक डिफरेंस ऐसा था कि करण 2020 तक जो भी काम हो रहे थे वो टाइम पे कैसा था कि ऑफकोर्स जो पहले से इवेंट प्लानर थे वो लोग काम कर रहे थे। अब नया जनरेशन आना शुरू हो गया था। उन्होंने पहले इवेंट कंपनी ज्वाइन की, फिर खुद के क्रिएटिव आइडियाज़ लगाए। तो आज आप देखोगे ना तो अभी 60% मार्केट में जो इवेंट प्लानर है वो यंगिस्तान है। 5 इवेंट प्लानर और 5 वेंडर, किससे आप इंस्पायर होते हो या देखते हो यार ही इज द गेम चेंजर? सूरत से आप देखने जाओ तो पर्व परमार हो गया, प्रोक्रिएट हो गया, टूडती हो गया, अंकित एंड नेहा हो गया, देन इवेंट पिटारा हो गया, मोनिका एंड हर्षा, देन पोस्ट होराइजन हो गया, श्वेता एंड जिनल, एंड राहुल R5 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेंडर्स, टॉप 5 वेंडर्स जिससे आप इंस्पायर्ड हो, गेम चेंजर समझते हो। एक तो हो गए अपने परेश भाई, वैसे हो गए परेश भाई हो गए, मनीषा डेकोरेटर हो गया, देन भाड़े वाला मितिन भाई हो गए, इवेंट फैब्रिक के EFS के जो हितेश भाई हो गए, देन अपने ये हो गए सीड SFX हो गया। परफेक्ट। तो आप इन सबको समझते हो ये मार्केट के गेम चेंजर है, एंड वी आल्सो बिलीव दैट या दे आर द गेम चेंजर बिकॉज उनने ट्रेंड बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। एक कोविड पीरियड ऐसा आया था कि लोगों ने ऐसे सोच लिया था कि इवेंट फील्ड छोड़ दे हम, सही बात। और काफी सारी इवेंट कंपनी शट डाउन भी हो गई। yes, बट आज जो अभी जो इवेंट आफ्टर कोविड जो इवेंट फील्ड जो बूम हुई है मार्केट में, और उसमें आप अगर देखोगे तो कितने क्रिएटिव माइंड है। अनडाउटेडली। हाउ डू यू सी कंपटीशन? कंपटीशन नए तो टफ है। जनरेशन के आपने नाम लिए इतने, कंपटीशन सी देम एज अ कंपटीशन? रुपेश, हाँ कंपटीशन है, और टफ कंपटीशन है। आज जब मैं कर रहा था तब हम लोग 5-6 प्लेयर थे इंडस्ट्री में, कि जहां पे कंपटीशन 5-6 लोगों में हो रही थी। आज जहां पे आप अगर इंडस्ट्री देखो तो आज 20, 25, 50 लोगों में कंपटीशन है। तो ऑफ कोर्स वो कंपटीशन तो टफ हो गए बिकॉज सब लोग क्रिएटिव है। इन जनरल जो मार्केट के प्लेयर्स थे, बीट अ वेंडर, बीट एन इवेंट प्लानर, उनका भी एग्जिट होना स्टार्ट हो गया है। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे का रीजन तो वही है कि समय के साथ आप चलो, ट्रेंड के साथ आप चलो। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो ऑफ कोर्स आपका एक दिन शटर डाउन होने ही वाला है। तो आज मैंने बोला ना कि मैं भी उन लोग को देख के सीख रहा हूँ। भले मैं सीनियर हूं, पर आज उन लोग को, ये यंगिस्तान को देख के मैं भी सीख रहा हूं कि वो लोग कैसे डिजाइनिंग कर रहे हैं। उनसे मैं इंस्पायर हो रहा हूं। सही बात, ना कि मैं उनसे वो ये हो रहा हूं कि भाई ये क्या कर लेंगे, मैं इससे अच्छा तो मैं कर लूंगा। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं मैं उन लोग को। मैं उनमें से भी कुछ खूबी ढूंढ रहा हूं। हम इवेंट प्लानर्स को जब देखते हैं, अब जो एक छवि की हम बात कर रहे थे, तो इवेंट प्लानर्स की छवि होती है से येस टू ऑल, बट हाउ इम्पॉर्टेंट इज नो and when to say no? मैं बोलना चाहूंगा कि नो एक बहुत बड़ी ताकत है। सही बात। आज नो वर्ड जो है ना वो बहुत बड़ी आपकी खुद की एक ताकत है। उसमें क्या होता है ना, आज देखो क्लाइंट के पास पहले ऑप्शन नहीं थे,
आज मार्केट में हजारों इवेंट प्लानर के ऑप्शन है, जैसे बोला कि इतना यंगिस्तान आ गया तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो क्लाइंट को तो पता है कि आज अगर इसको मैं बोलूंगा कि वो इवेंट प्लानर या वो इवेंट कंपनी ये बजट में दे रही है, तो वो सामने वाला बोल देगा हाँ सर मैं भी ये। अगर आप उस जगह पे उसको नो बोलोगे ना कि सर मेरे से ये काम ये बजट में नहीं होगा, तो वो एक बार सोचेगा कि क्यों इससे नहीं हो रहा है और क्यों दूसरा कम करके दे पैसे रहा में है। काम कर रहा है। तो क्वालिटी डिफरेंस है, क्रिएटिविटी डिफरेंस है, क्या है। तो एक बार मेरी गारंटी तो है कि एक बार नो बोलने के बाद वो क्लाइंट एक बार तो वापस आपको बुलाएगा। नो मीन्स नो। आपका मंत्र, जो एक मेन मंत्र होता है एक इवेंट प्लानिंग के लिए, वो क्या है? मैं एक इवेंट प्लानर को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, वो एक इमोशन है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो किसी के इमोशन को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हो। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, देखो फेलियर मैं भी हुआ हूँ, मेरे से भी काम गलत होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट मैं इतना टेक केयर करके चलता हूँ कि मेरे क्लाइंट के इमोशन को हर्ट ना हो। आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी बिग फैट वेडिंग्स वायरल हो रही हैं, और तब इंटरनेट दो राय में स्प्लिट हो रहा है। एक जनरेशन जो यंग जनरेशन है वो कह रही है ये फालतू खर्चा है, ये नहीं होना चाहिए, इसको कोई और चीज़ में डालना चाहिए। बट वी एज अ वेडिंग प्लानर्स, एज अ इवेंट प्लानर्स, हम उसको उस तरीके से नहीं देखते। तो उस पे आपका क्या टेक है, जो लोग सोचते हैं कि वेडिंग को स्केल डाउन करना चाहिए? पैसा बचाना नहीं बचाना अलग चीज है। मैंने बोला वो पहले जो बताया कि इंसान जो Again, it's करता an है emotion, again, it's कि an emotion. लाइफ में जो भी कमाता है वो 3 चीजों के लिए कमाता है। बट आप उसके विपरीत एक चीज देखिए कि आज इवेंट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट हाई इंडस्ट्री है। आप एक इवेंट इंडस्ट्री के पीछे कितने लोगों को पैसा मिल रहा है, कितने लोगों का रोजगारी मिल घर, रही है। रोजगारी मिल रही है, कितने लोगों के घर चल रहे हैं। आप स्केल डाउन करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, आपका जितना बजट है वो बजट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप क्या कर सकते हो वो देखो। अगर ये इंडस्ट्री में सब लोग ही छोटे वेडिंग्स करने लगेंगे, छोटे इवेंट्स करने लगेंगे, तो एंड ऑफ द डे तो वो रोजगारी खत्म होने लगेगी ना। सो बेटर है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ग्रो करने दो, और बड़ी बनाओ ताकि और लोगों को रोजगारी मिले अभी और जैसे बिग फैट वेडिंग होनी चाहिए। और बिग फेट वेडिंग होनी चाहिए। सूरत के स्टैंडर्ड्स को आप क्या डिफाइन करोगे? बीट फैब्रिक, बीट फर्नीचर, बीट डेकोर, बीट एवरीथिंग, लाइट, साउंड, XYZ, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दैट यू सी कि सूरत ने कहाँ से कहाँ राइज किया है? करण, सूरत इवेंट इंडस्ट्री जो लास्ट 6 से 7 साल का आप अगर रिकॉर्ड देखोगे ना, तो जो तेजी से भागी है ना, और जो यहाँ पे इनोवेशन आए हैं आज, मतलब मैं ऐसी बहुत सारी, अगर पास्ट में आप इवेंट और वेडिंग देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉम्बे में भी नहीं होता है। सो आज मोदी साहब भी जितनी बार आते हैं सूरत में तो बोलते हैं ना, केम छो सूरत, मजामा। तो उनको भी पता है सूरत में जो है इनोवेशन वो पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं है। आपकी जर्नी से हमने देखा कि जो सेमा का सीड है, यू आर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, वहीं से जुड़ा। आज आप सेमा को देखते हो, हाउ इज सेमा हेल्पिंग द यंगिस्तान, द एसोसिएट्स, द वेंडर्स टू ग्रो? रुपेश, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा कि सेमा की स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी। आज आप एक ग्रुप में आप एक मैसेज डालो कि आपको ये चाहिए, आपको विद इन 10 सेकेंड आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपको यहाँ से सोर्सेज मिलेगा, आपको वहाँ से सोर्सेज मिलेगा। तो ये सेमा की स्ट्रेंथ हुई है। आज 18 साल कोई कंपनी को हो गया, कोई कंपनी को 20 साल हो गया, किसी को 24 साल हो गया, तो उन लोग की जो एक्सपर्टीज है वो कहीं ना कहीं यंगिस्तान को यूजफुल हो रही है, क्योंकि हम लोग वो डेटा लेके बैठे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे डेटा हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। सेमा का मेन टैगलाइन भी है, टुगेदर वी ग्रो। टुगेदर वी ग्रो, मतलब साथ में बढ़ते हैं। और इसी वजह से आज सूरत इवेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई है। एक इवेंट प्लानर को, एक क्लाइंट को इन जनरल में क्या सेल करना चाहिए? आपके हिसाब से सबका एक बेसिक फंडा रहता है
कि मैं मेरे क्लाइंट को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ या XYZ दूसरी चीज़ उनको फील कराना चाहता हूँ, तो एक इवेंट प्लानर आपके दिमाग से क्या लगता है आपको कि क्या सेल आउट कर रहा है? एक इवेंट प्लानर को, एक क्लाइंट को उसकी खुद की क्रिएटिविटी सेल करनी चाहिए। ओके अगर आपकी क्रिएटिविटी में आपकी यूएसपी है और आप कुछ दुनिया से हटके करके दिखा रहे हो उनको, तो वो क्लाइंट आपको ही काम देने वाला है। कनेक्टिंग द डॉट्स, आपकी पूरी जर्नी हमने देखी, एंड जस्ट टू कंक्लूड, ऐसी क्या चीज़ है यू रिग्रेट कि मेरे को ये उस समय नहीं करना चाहिए था, और ऐसा क्या एडवाइस है फॉर अस, जो भी हमारे लिसनर हैं उनके लिए, कि ये आपको मेरी जर्नी से सीखना चाहिए? मेरी जर्नी से मैं एक ही बताऊंगा, आपका फाइनेंस मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी उसी पे गई है। मैंने इतने सारे अप एंड डाउन्स देखे और उसके बाद आज जाके मैं वापस ये लेवल पे बैठा हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ये ही मानता हूँ कि आपका फाइनेंस मैनेजमेंट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेस ही पाओगे। अगर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आप कितना भी काम कर लोगे बट वो एंड ऑफ द जीरो हो जाएगा। नाम मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। ओके सो अब नीरव भाई, विल बी हैविंग वन राउंड जिसको रैपिड फायर को हमने नाम दिया है द इवेंट बस। तो इट विल बी अ क्वेश्चन आंसर राउंड। आपसे सवाल होंगे, आपको जवाब देना रहेगा, एंड इट वुड बी इन 1 or 2 वर्ड्स, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू हु इज द ट्रेंड सेटर ऑफ इवेंट कंपनीज राइट नाउ इन सूरत? प्रोक्रिएट, द मोस्ट क्रिएटिव कंपनीज ऑफ सूरत? टू द टी, द मोस्ट बोलते हैं वैल्यूएबल फ्रेंड डू यू हैव इन दिस इंडस्ट्री? सेमा, द बेस्ट वेन्यू दैट यू लाइक? अवध उथोपिया, Awadhi Utopia. Your inspiration, मिस्टर योगेश पोपट, your next dream project, if any? टुमारोलैंड इन इंडिया। ओह, क्या बात है। आपके लिए बेस्ट वेंडर कौन है? ऑल एसोसिएट मेंबर ऑफ सेमा। Sir, this is very diplomatic. This is very diplomatic. You want the answer? परेश भाई। Paresh bhai. Your favorite florist? दिनास, Denas. Sound के लिए किसको पसंद करोगे आप? डेनिस, Danish. One person that you see have struggled a long way and have reached to a certain height. Who is that person? तो अगेन वही परेश भाई आ सकते हैं। ओके सो एक एडवाइस जो आप पूरी इंडस्ट्री को देना पसंद करोगे एज एन इवेंट प्लानर? सब मिल बांट के काम करो। सो प्रैक्टिकली टुगेदर वी ग्रो Together इज द we grow. मेन फंडा, द बेसिक मंत्रा टू एवरीवन whosoever is watching this interesting podcast. Here we come to an end. Done. थैंक थैंक यू नीरव Thank भाई you so much, फॉर नीरव योर भाई। प्रेशियस टाइम। आई गेस हमारे लिसनर को बहुत इंसाइट मिला होगा, एंड स्पेशली बहुत अनटोल्ड स्टोरी जो हमारा था। बहुत सारी स्टोरीज है, अभी बहुत सारी स्टोरीज बाकी है। बट मैं एक ही चीज एंड में बोलना चाहूंगा कि आप लोग ने जो इनिशिएटिव लिया है, मेरे हिसाब से ये सूरत इवेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। और उन लोग को ये सब स्टोरीज देखने के बाद आई थिंक बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। मेरा एम ये है कि कर ही रहे, बट एक इंडिया में ऐसा होना चाहिए कि हर एक सिटी में लोग बोलना चाहिए यार सूरत के इवेंट प्लानर को बुलाना है। अनडाउटेडली, और आई गेस ये जल्द ही होगा, जल्दी yes, होगा। एंड आई गेस हम वो प्लेटफॉर्म ही रेडी कर रहे हैं कि Exactly. सूरत के इवेंट प्लानर्स को वो प्लेटफॉर्म मिले जहां वो बता सके कि वो कितने केपेबल है। है। थैंक यू नीरव भाई, आपका बहुत टाइम लिया हमने, बट मजा आया माय आपकी स्टोरी। प्लेजर। आपने मुझे चुना फर्स्ट एपिसोड में, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच नीरव भाई, थैंक यू सो मच।